सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गुज़श्ता 1-1.5 माह के दौरान बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहे हैं। जो उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया अक़वाम मुत्तहिदा में, कश्मीर का मसला जिस तरह से उठाया, अमेरिका समेत सारी दुनिया को बताया, इस्लाम की सही पिक्चर सारी दुनिया में पेश की, वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर चीन गए, सी पैक के बारे में बहुत सारे चीज़ों को वाज़ह किया, गवादर का मास्टर प्लान उसको एक्सप्लेन किया। अब वो एक नए मिशन के ऊपर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी वाला जो रोल उनको मिला है उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। बड़ी अहमियत इमरान खान की हो गई है पूरे मामलात के अंदर। फिर टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आज 69वां दिन है, कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बार बार मीडिया पे बात हो रही है, सारी दुनिया में बात हो रही है। मोदी सरकार ने जिस तरह के मजालिम ढाए हुए हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं। ये सारी सूरत हाल कश्मीर की, जिसके ऊपर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़, ठोस मौक़िफ़ सारी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तानी भी बड़े जज्बात रखते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मुल्क के अंदर एक आज़ादी मार्च का मामला चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज़ादी मार्च का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ है, नहीं है, मुस्लिम लीग नून साथ है, नहीं है, क्या है, कैसे होगा, लेकिन बहरहाल आज़ादी मार्च होने जा रहा है। और कहा ही जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कि इस्लामाबाद के अंदर एक सैलाब आएगा, एक सुनामी आएगा, एक समंदर आएगा लोगों का, और वो हुकूमत को तिनकों की तरह बहा कर ले जाएगा। इस सारी सूरत हाल में, सारी गहमा गहमी में 14 महीने तकरीबन हो गए इस हुकूमत को। और इस हुकूमत ने जो सबसे पहले आने के बाद बात की थी कि मैं निचले तबके को ऊपर लेकर आऊँगा, इमरान खान साहब एक बार नहीं कई बार कहते थे, लेकिन हुआ यह है कि महंगाई इतनी महंगाई हुई है, इतना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, खाने पीने की अशिया की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है, दाल की कीमतों में, गोश्त की कीमतों में, हर चीज़ जो इंसान की ज़रूरत की है उसकी चीज़ों में कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है। महंगाई के नारे लग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हर दौरे पर रहे, जब वो मुल्तान पहुँचे कल रात को, तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और लोगों ने मुतालबा किया है महंगाई, इसका हल क्या है और किस तरह का मुजाहरा था, किस तरह के नारे थे। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा देखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मुतहर्रिक, हर जगह हर चीज़ का जवाब देने उनको आता है। लेकिन ये जो अवामी रद्द अमल है, जो महंगाई से मुताल्लिक है, हुकूमत की जो इस्लाहात की पॉलिसीज़ हैं, अभी आज हफीज़ शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहतरम जनाब, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट थी, लेकिन आम आदमी जिसकी सैलरी 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, 22,000, 25,000 भी हो, तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के माहिर माशियात मौजूद हैं, डॉक्टर अशफाक हसन साहब हैं, डॉक्टर शाहिद साहब हैं। लेकिन मैं इन दोनों से गुफ्तगू करने से पहले चाहूँगा कि ये पैकेज आप ज़रूर देखें कि 18,000 रुपये अगर किसी पाकिस्तानी की सैलरी है, उसके घर का मकान का किराया, उसकी बिजली का बिल, उसका राशन, उसके बच्चे, उसकी फैमिली ज़िंदगी गुजार कैसे रहें इमरान खान साहब की खिदमत में ये पैकेज। एक आम सा वर्कर जो अपनी माहाना तनख्वाह 18,000 लेता है, हर माह की पहली को एक नई परेशानी में मुब्तला होता है। तनख्वाह मिलते ही मालिक मकान पहुंचा और तनख्वाह में से 8,000 ले गया। गैस बिजली के बिल ही 4,000 से जायद ले हुए। सिर्फ 5,000 ही बचे। मेरा नाम रियाज मसीह है, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी 18,000 रुपये सैलरी है और घर मेरा किराए का है।
3 मेरे बच्चे हैं, 2 स्कूल पढ़ते हैं और घर का किराया 6,000 रुपये और बिजली और गैस का बिल 4,000 रुपये, और जिसकी वजह से ये मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा। बच्चों की मेरी फ़ीस 1200-1500 रुपये है, और मेरा जो राशन का बिल है महीने का कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का मेरा राशन है। हमारे किचन का खर्चा 8,000 है महीने का, और बीच में जो मेहमान वगैरह आते हैं फिर कम पड़ जाता है, फिर हमें घर से और मंगवाना पड़ता है 1,000-2,000 का। मेरे पास बाइक है, महीने का इसका कम से कम 3,500-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल है। महंगाई इतनी है, वो जितने पैसे होते हैं सब खर्च हो जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, फीसें पूरी नहीं होती, तो हम इधर उधर से पैसे लेने पड़ जाते हैं। हुकूमत की जानिब से हर मजदूर की आमदनी 17,500 करने का ऐलान तो जुलाई में भी काबिले तनकीद था, लेकिन हर दिन बढ़ती महंगाई ने 18,000 माहाना कमाने वाले हर मजदूर के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 18,000 रुपए में ये जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और महंगाई के इशारे अब भी ऐसे ही हैं कि मजीद महंगाई में इजाफा होगा। किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारेंगे, किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, और जब कम करने की बात आती है तो हुकूमत कम नहीं करती। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, खाने पीने की अशिया, स्कूल की फ़ीस, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे कभी कोई रिलीफ की उम्मीद भी हो। हुकूमत इस साइड पर सोचने को तैयार नहीं, और ये वो हुकूमत है जिसने कहा था कि निचले तबके को हम ऊपर लेकर आएंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आप मुसलसल इस सारे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते रहे, हम आपसे मुख्तलिफ अदवार के अंदर गुफ्तगू भी करते रहे। हुकूमत को 14 माह का वक्त हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की ज़िंदगी गुजर नहीं रही। हफीज़ शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, मैं उसका टुकड़ा एक चाहता हूँ कि जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है वो सुनवाऊँ, उसके बाद आप उस पर कमेंट करें। हफीज़ शेख साहब ने आज क्या फरमाया? 8 लाख इजाफी लोगों को टैक्स के नेट में लाया गया, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक फिगर यानी 5.5 ट्रिलियन या 5,500 अरब का रेवेन्यू का फिगर भी सामने रखा गया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हुकूमत की 14 माह की कारकर्दगी, महंगाई क्या एक सुनामी, और पाकिस्तानी किस सतह पे हैं, और क्या उम्मीदें आप रखते हैं कि ये कब तक रहेगा, हल भी होगा या नहीं? जी, आपने जो अपने सारे जो दिखाया है, आपने 18,000 रुपया महीने वाली तनख्वाह के लोग ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। और हुकूमत ने भी इस 14 महीने जो 13-14 महीने जो आप बता रहे हैं जी। इसमें कोशिश की कि कुछ बेहतरी हासिल हो सके, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी पहले भी कुछ पिछले 10 सालों से, और ये एक हुकूमत के हाथ से दूसरी हुकूमत, दूसरे से तीसरे में ये मूव करती रही, तो ये बड़े डिफिकल्ट हालात तो जरूर थे। लेकिन मुझे ये जरूर कहूंगा कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिस तरह के मैन पावर की जरूरत थी, जिस तरह के वज़रा की जरूरत थी, वो नहीं है। तो वो चैलेंज के मुकाबले में जो कैपेसिटी है वज़रा की, और इवन मिनिस्ट्री में भी कैपेसिटी बहुत इरोड हो गई है, उसकी वजह से ये चैलेंज बहुत कंपाउंड हो गया है। तो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी ये मुश्किल हालात हैं। फिर दूसरी ये है कि हम जब बाहर से लोगों को लाते हैं ना, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता नहीं होता। जो लोग इस मुल्क में नहीं रहते हैं वो इस मुल्क के लोगों के मसाइल को भी नहीं समझ सकते। तो आप गवर्नर स्टेट बैंक की और हफीज शेख साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खुद सोचें कि कोई 40-42 साल से मुल्क से बाहर है, कोई 30 साल से मुल्क से बाहर है, उनको आप हेलीकॉप्टर से लाएं, उतारें, उनको तो इस बेचारे को देखें, बहुत काबिल होंगे दोनों, इसमें कोई शक नहीं है उनकी काबिलियत पे, लेकिन क्या वो इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं? मैं हमेशा से कहता रहा था कि जिस तरह के हमारे चैलेंज हैं, 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को ले आए यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट माहौल से आते हैं। तो इसलिए ये भी एक मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं किया गया कि उस चैलेंज को निपटने के लिए अजनबी को अगर आप ले आए तो फिर यही होगा, वो अच्छी अच्छी किताबी बातें जरूर करेंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर 2-4 अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे। अच्छे फिगर्स देंगे। डॉक्टर साहब आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर शाहिद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। डॉक्टर साहब, ये जो अच्छे फिगर्स हैं, अजनबी अच्छे फिगर्स दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर अशफाक हसन साहब कह रहे हैं, ये पाकिस्तान इस मरहले से कभी निकलेगा भी? यही जुमले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मुस्लिम लीग नून के दौर में, इसी तरह की तमाम गुफ्तगू हम जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सुनते रहे, महंगाई, वही तमाम चीजें, लेकिन अब तो बहुत अरूज आ गया। इसका सोल्यूशन कोई नजर आता है आपको? हेलो डॉक्टर शाहिद साहब, पॉलिसी क्या है? जी 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 जी। उनकी पॉलिसी का महत्व ये है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं, जिनकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है, उनको मराहत दी जाए, कंसेशन दिए जाए, एमनेस्टी दी जाए टैक्सों में, और इसका बोझ 22 करोड़ आवाम पर डाल दिया जाए, मईशत पर डाल दिया जाए, आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए, बिजली के नर्ख बढ़ाए जाए, गैस के नर्ख बढ़ाए जाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाए, और बचतों की हौसला शिकनी की जाए। अब ये हुआ है कि जो एक आदमी आमदनी कमाता है, जिस पर टैक्स देता है, उसको बचतें करके जब बैंक में रखता है तो उसके मुनाफे में भी 15% जो है वो टैक्स कर दिया गया है, 15%। इसके मुकाबले में जिसने टैक्स चोरी की, कौमी दौलत लूटी और प्रॉपर्टी बनाई, उसको कहा कि आप 1.5% दे दें और आपकी लूटी हुई दौलत माफ हो गई। तो ये जो ताकतवर तबकों को नवाजने की पॉलिसी अपनाई गई है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, ये है पाकिस्तान के लिए तबाहकुन। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल बात सही कह रहे थे कि आप अजनबी लाते हैं, लेकिन ये बात भी तो सही है कि वो जगलरी कर रहे हैं, अब भी वो कौम को सही बात नहीं बता रहे। मसलन आप ये तस्लीम कर लें कि मुस्लिम लीग की हुकूमत नून खराब मईशत छोड़ के गई थी, मगर उससे तो शरह नमू जो थी वो 5.4% थी, अफराद ज़र जो था 3.9% था। अब अफराद ज़र 11 पर आ गया, शरह नमू जो है वो 3.3 पर आ गई, और कर्जे जो है ना एक साल में 11 अरब डॉलर बढ़े, जबकि इससे पहले के 10 साल में 4.9 अरब डॉलर बढ़े थे। इन खराबियों को तस्लीम करने के बजाय वजीर खजाना या मुशीर खजाना साहब जो हैं वो फिगर्स की जगलरी कौम को बता रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खराब था, उसको ठीक करने के लिए जो इक़दाम अपनाए इन्होंने, उसके नतीजे में बरामदात मजीद गिरी और अफरात ज़र 11% हो गया और शरह सुस्त। ये तस्लीम करने के बजाय वो कामयाब गिना रहे हैं। और अगर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल 2018 में मजमूई बैरूनी सरमायाकारी जो आई थी वो थी $5,700 मिलियन। उस $5,700 मिलियन के मुकाबले में 2019 में जो तहरीक इंसाफ का पहला साल था सिर्फ $250 मिलियन रह गई। तो ये जो एतमाद का बहरान हो रहा है और गरीब आदमी को आप कुचल रहे हैं, यानी जिस आदमी कम आमदनी वाला है या गरीब है, आप 18,000 की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट तो देख लें, वो ये कहते हैं कि 118 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 106 है, यानी सिर्फ 12 मुल्क पाकिस्तान से खराब हैं, 105 बेहतर हैं। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में 5 साल के बच्चों के जो मर जाते हैं ग़िज़ाइयत कम मिलने से, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के 5 साल के जो बच्चे हैं उनका कद उम्र के लिहाज से कम है और उनका कद वजन जो है वो कद के लिहाज से कम है। ये सूरत हाल वो बता रहे हैं। और ये मुझे बताया जाए कि एक आदमी जो 18,000 कमाता है, अगर वो 2 बच्चे हों, उसके एक कमरे के मकान में रहे, घर के अंदर एक बल्ब हो और एक पंखा हो, गोश्त घर में ना आए, तब भी वो 18,000 में गुजारा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आप अरबों की मराहत दे रहे हैं, तो आवाम को कुचल कर मईशत को कर्जे लेकर और असासे बेच के, जो आज बार बार सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आज हमने डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप टेलीफोन लाइन पर रहें, डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी और डॉक्टर शाहिद साहब भी। आज जो है अजनबी तो नहीं, पाकिस्तान FBR के चेयरमैन बनाया गया है शब्बर जैदी साहब को, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन अमली तौर पर कितना पॉसिबल है कि वो पाकिस्तानी जिनका ब्लैक मनी का या वाइट मनी की प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है, दुबई अथॉरिटी से रब्ता किया गया है, वो तमाम डेटा पाकिस्तान को मिलेगा, उस पर होगा क्या? मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। उसके बाद अजमल बलोच साहब जो एक पूरी तहरीक चला रहे हैं और बड़े टकराव के अंदर हैं FBR के साथ, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुने शब्बर जैदी साहब ने आज क्या कहा है।
sharing of the information under the CRS system by the UAE and Dubai Land Authority and the Emaar and the other information about that. They have disseminated to us some information they have already given to us. एक तो टेंशन उन्होंने ये फैलाई उन लोगों के लिए जिन्होंने दुबई समेत यूएई की मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर प्रॉपर्टी बनाई, ब्लैक मनी से, वाइट मनी से, कैसे भी उनके बारे में छानबीन होगी। दुबई हुकाम यहाँ पर आएंगे, पाकिस्तान उन तमाम लोगों से टैक्स लेगा, क्या होगा, ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। साथ ही वो एक और मामला भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जो ताजिर बिरादरी है उनके साथ जो शनाख्ती कार्ड की शिक रखी गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे दोनों ग्रुप्स के साथ, लेकिन हम मानेंगे नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। अजमल बलोच साहब, सदर ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन, मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब, ये एफबीआर का जो किरदार है, बहुत सारे लोग इसके हामी हैं। वो कहते हैं, आज हफीज शेख साहब ने कहा कि 8 लाख लोगों को हमने टैक्स पेयर बनाया है, वो टैक्स दे रहे हैं, मजीद लोगों को टैक्स देना चाहिए। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो टैक्स नहीं देती। ये एक जो शिक है शनाख्ती कार्ड वाली, इस पर आपको एतराज आखिर कब तक रहेगा? कब तक इस मसले को हम सॉल्व नहीं कर लेंगे? आपने दोनों डॉक्टर साहिबान की गुफ्तगू सुनी है, डॉक्टर अशफाक हसन साहब की भी और डॉक्टर शाहिद साहब की भी, जो 18,000 एक आदमी की सैलरी में, उस पर भी कमेंट चाहूंगा। लेकिन पहले ये बताइए कि एफबीआर के साथ आपकी डील हो रही है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि जब से एफबीआर का दफ्तर बना है, एफबीआर के लोगों ने आज तक सच नहीं बोला है और यही रोना रोया है कि ताजिर चोर है और ये टैक्स नहीं देता। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि सारा टैक्स तो एफबीआर खा जाता है और फिर भी कहता है ये ताजिर चोर है, ये टैक्स देते नहीं है। फिर टैक्स आ किधर से रहा है? दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि हम शर्त मानेंगे, वो शर्त कैसे मानेंगे? उन्होंने आईएमएफ से मुआहदा किया है तो हमारी शर्त कैसे मानेंगे? वो शर्त तो आईएमएफ की मानेंगे। उनको क्या पता कि पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी भी वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे और मुखातिब किससे थे? उस कौम से जिसका लिटरेसी रेट है ही कोई नहीं है, जिसके 85% लोग मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा इमरान खान साहब से कि नए पाकिस्तान में हमने 85% उन लोगों को साथ लेकर चलना है जो ये सूझबूझ नहीं रखते हैं, जो कहते हैं मुझसे टैक्स ले लो, मुझे महकमे की तरफ से ब्लैकमेल मत कराओ, मुझसे चोरी मत कराओ। आज भी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि एफबीआर जो है वो उसमें मसला ठीक नहीं है, आज भी 6-7 अरब रुपए की चोरी हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये बातें सुन के थक चुके हैं, हम टेक्निकल गुफ्तगुएं सुन के थक चुके हैं। हम उस कौम से बात करते हैं जिसको समझ नहीं आती, सुन के थक चुके हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, ये जो एफबीआर का मामला है, एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स, 8 लाख लोगों को टैक्स पेयर नेट के अंदर शामिल करना और मजीद लोगों को शामिल करना, ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। अजनबी हुकूमत के अंदर जो अजनबी लोग हैं उनकी जानिब से जो एक रोल है, ये तो पॉजिटिव कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म जो हो रही हैं, टैक्स रिफॉर्म जो बेहतर हैं और उससे पाकिस्तान की मईशत को बहाल होने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, इनकी जो है वो तमाम घर बार फैमिली सब यहीं पर है, तो वो शब्बर जैदी अजनबी नहीं है। नंबर 1, शब्बर जैदी प्रोफेशनली बहुत साउंड आदमी है, क्योंकि वो 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूं कि वो एफबीआर के हर कमेटी के किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन्हें इनसाइड आउट का पता है कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बिल्कुल रेलेवेंट आदमी है। जो एफर्ट उन्होंने अभी, जिसका आपने दुबई का जिक्र किया था, ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन है और ये हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने पैसे लूटे हैं या पैसे यहाँ से लेकर गए, कभी डिक्लेयर नहीं किया और वहां जाके प्रॉपर्टी बनाई है, अगर वो भी टैक्स नेट में उनको लाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोधी साहब, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक सैलाब है, मुसलसल एक सैलाब है, बढ़ता जा रहा है। अभी आपने गुफ्तगू सुनी बलोच साहब की भी, डॉक्टर अशफाक हसन साहब की भी, डॉक्टर शाहिद साहब की भी।
हम महंगाई को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, महंगाई की तरफ नहीं आ रहे। पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की अशिया की कीमतें, हुकूमत के जो नैरेटिव था उससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में निचली तबका जो है वो और नीचे जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर लोधी साहब आप क्या कहेंगे? ये देखें, मैं कोई मईशतदान तो हूँ नहीं और ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों ने बातचीत की है। हाल बताइए, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, ये चूँकि सबको इम्पेक्ट करती है और ख़ासकर गरीब तबके को बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट है। तो मैंने तो अपने तौर पे जो मैं कर सकता हूँ, एडवाइज़ किया है गवर्नमेंट को कि जो 5 बुनियादी आइटम्स हैं उनके अंदर सब्सिडी दी जाए गरीबों को, जैसे आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, पत्ती है। तो ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब जैसे कुछ जमातें बाहर निकलने की बात कर रही हैं, तो किसी की एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल जमात के साथ हो ना हो, इस वजह पे भी लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो गुर्बत का एक तूफ़ान है और जो महंगाई का एक तूफ़ान है, तो मेरा ख्याल है कि बाकी चीज़ें लॉन्ग टर्म में होती रहेंगी। आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका जो बजट डेफिसिट है और जो चीज़ें हैं, और मेरा अपना जो ख्याल है, गो कि मैं एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ जिसको हुकूमत जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और मईशतदान भी उसकी बात कम कर रहे हैं, वो है इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ मनी। एक तो है ना, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस है, एक आपकी रेवेन्यू और जो आपके खर्चे हैं बजट के उनका बैलेंस है। एक और चीज़ है कि आपके बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पाकिस्तान में बहुत पैसा है, और ख़ासकर जब आप कहते हैं कि हमारी 50-60% ग्रे इकॉनमी है या कुछ ब्लैक इकॉनमी है, उस पैसे को सर्कुलेशन में लाने के लिए कोई सोचो विचार करनी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि उसमें ये लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लोग थोड़े से घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक तो जब आप सूंघते हैं इनके अकाउंट्स को बैंकों में, उनकी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और उनको कहते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड पे कह दिया कि ग्रे इकोनॉमी वालों को भी लूप में लेना चाहिए। मैं वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद हम बात करेंगे जनाब अजमल बलोच साहब से, लोधी साहब से, और एक और बिजनेस कम्युनिटी के ताजरों के रहनुमा से कि ये जो एक महाज चल रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ ताजर जकड़ रहे हैं, मुजाहिरों पर आ रहे हैं, इनसे किस तरह से FBI हुकूमत डील करेगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अशफाक हसन साहब का, डॉक्टर शाहिद का। वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी कैद है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है। 69वां दिन है, वहाँ कर्फ्यू है, स्कूल्स बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है। मोदी की जो बर्बरियत है, जो उसकी मेंटालिटी है, वो कश्मीरियों के ऊपर हर एंगल से एक अजाब ढा रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आज़ादी मार्च, ये होगा, वो होगा, ये मीटिंग होगी, फलाने लोगों की मीटिंग हो रही है, तो जनाब मुस्लिम लीग नून वाले बैठ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले बैठ रहे हैं, तो मौलाना की जो इजलास हो रहे हैं, और सारा फोकस जो है मीडिया का वो डाइवर्ट होकर आज़ादी मार्च के ऊपर आ गया है। 27 तारीख को आज़ादी मार्च होगा। क्या कहते हैं सियासी रहनुमा, ये सारे सियासी पाकिस्तान के रहनुमा क्या रहे हैं, सारे अखबारात में, सारे TV के अंदर जो प्राइम टाइम है वो आज़ादी मार्च ने लिया हुआ है। कश्मीर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, मुसीबत में हैं, उनके ऊपर आवाज़ नहीं आ रही। इस पर बड़ा दुख भी है, रंज भी है। मैं जनरल लोधी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले देखें हमारे तमाम सियासतदान क्या रहे हैं अपोजिशन के। तिनके की तरह हुकूमत को बहा देंगे, पूरे मुल्क से सैलाब आ रहा है कैपिटल में। ये एक ऐसा इंटरनेशनल नैरेटिव जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से बिल्ड किया, कश्मीर से मुतालिक मोदी सरकार को, RSS को, उसके एजेंडे को सारे दुनिया में एक्सपोज किया। एक ऐसा इन्वायरमेंट था जिससे हिंदुस्तान बैकफुट पे था। फिर अचानक से आज़ादी मार्च वाला एंगल इन होता है पाकिस्तान के अंदर, सारी अपोजिशन जमातें, सारा मीडिया उसके पीछे लग जाता है, और कश्मीरी 69वें दिन भी मुसीबत के अंदर हैं, कर्फ्यू के अंदर हैं, स्कूल बंद हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है, लेकिन हम आज़ादी मार्च। जनरल लोधी साहब, ये क्या एजेंडा है आज़ादी मार्च का? ये अचानक से क्यों है कश्मीर के ऊपर, जब पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोसेशन बिल्ड कर दिया सारी दुनिया के अंदर? ये आज़ादी मार्च इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कश्मीर वाले मामले से हट कर इसके पीछे लग जाएं? ये देखें, थोड़ी सी ये बातें अलग अलग हैं। जहाँ तक तो फॉरेन ऑफिस के जो जितनी सक्सेसेस हैं, जितना बाहर लोगों को पता चल गया है कि कश्मीर है क्या, जितनी हमायत आपको मिल गई है, वो तो वहीं पे रहेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक सियासी मामला है, आपको पता है, और जो भी कुर्सी से बाहर हो उसको ये हक भी हासिल है जमहूरियत में कि वो जो मर्ज़ी करे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। ये जो जोम है
ये किसी भी एक साइड का टूट जाना चाहिए कि लोग किसके साथ हैं, पता चल जाना चाहिए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर पीटीआई सिर्फ ये जो गरीब लोगों के ऊपर वज़न है, जिसका मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था, आटा, दाल, घी, चावल और पत्ती वगैरह, इनको अगर सब्सिडाइज कर दे गरीब लोगों को, कोई राशन कार्ड या किसी भी तरीके से, तो ये आज़ादी मार्च बड़ी हद तक सिर्फ महदूद होकर रह जाएगा। लेकिन अगर ये वाले लोग भी साथ मिल गए, ये एक बात है। दूसरी बात ये, आप ये भी याद रखें कि ऐसे मार्चेस को फाइनेंस कौन करता है। इसमें आपके रियल स्टेट के लोग भी मौजूद होते हैं, इसमें आपके ट्रेडर्स भी मौजूद होते हैं, और उनको भी आपने नाराज़ किया हुआ है। तो आपको, हुकूमत को भी कुछ सियासी बसीरत का मेरा ख्याल है कि दिखाना पड़ेगा मामला, कि वो इस वक्त ट्रेडर्स के साथ बातचीत हो रही है जो कि कामयाब नहीं हो रही, इस वक्त रियल स्टेट के लोगों के साथ बातचीत हो रही है जो इतनी कामयाब नहीं हो रही, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये जो गरीब लोगों की मैंने बात की है, बिल्कुल तो तीनों पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट उठाए कि गरीब लोगों के लिए एक पैकेज लेकर आए, राशन का पैकेज लेकर आए ताकि वो उनके साथ शामिल ना हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ताजिरों के साथ, ताजिर भी जो है 28 तारीख और 29 तारीख को शटर डाउन कर रहे हैं। अजमल बलोच साहब, ये शटर डाउन जो आप कर रहे हैं 28 तारीख को, 29 तारीख को, 27 तारीख को मौलाना साहब इतना बड़ा मार्च कर रहे हैं, आज़ादी मार्च कर रहे हैं, कोई रास्ता निकल सकता है हुकूमत के साथ? जैसे जनरल लोधी साहब कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, जो स्टेट प्रॉपर्टी के डीलर्स हैं उनके साथ, एसोसिएशन उनके साथ, और ताजिरों के साथ तो बहुत ज़रूरी है। कोई आप रास्ता देखते हैं हुकूमत और आपके दरमियान, कोई डायलॉग हो के इस रास्ते एक ऐसी चीज़ पे आए जिसके ऊपर मामला हल हो जाए? देखिए, बात यह है कि मामला हल किसने करना है? मामला गवर्नमेंट ने हल करना है। मौजूदा जो मुशीर ख़जाना है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इसी तरह का एक प्रॉब्लम आया था और इन्होंने हल कर दिया था बैठ के। अब इनसे क्यों नहीं हो रहा है? मसला ये है कि हल करने के लिए अब शब्बर जैदी साहब को जो इख्तियारात मिले हुए हैं, मेरे ख्याल में वो सारे इख्तियारात उनके पास हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं। मैं देखिए ना, कौम देखना चाह रही है कि ठीक है, आप कहते हैं कोई ब्लैक मनी है, कोई फलानी है, वो कुछ आए तो सही ना, कुछ पैसे वापस तो आए, कोई अकाउंट में जमा हो तो लोग कहें कि ये लूटी हुई रकम जो थी, उस लूटी हुई रकम के पीछे हम दौड़ते रहेंगे पूरे 5 साल और इधर आवाम जो है ये मुसीबत में पड़ी रहेगी। लूटी हुई अगर दौलत है तो उसको वापस लाया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात मैं करना ये चाह रहा हूँ कि शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, शनाख्ती कार्ड मसला नहीं है। अच्छा, शनाख्ती कार्ड मैसिव डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए ये कह क्या रहे हैं, कहा ये जा रहा है FBI की जानिब से ताजिर चोर है, ताजिर टैक्स नहीं देना चाहता। अपना कानून ये पढ़ लें जो इन्होंने बनाया है शनाख्ती कार्ड का, वो ये कहते हैं हर ताजिर ने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। अब रजिस्टर्ड होना है, टैक्स नहीं देना है, जीरो रेटेड रिटर्न फाइल करनी है। मुझे उस रिटर्न को फाइल करने के लिए जो बरतानिया कभी शायद वजीर खजाना ना उसको फिल कर सके, ये हमारे भी ना कर सके, हमारे जो मईशतदान है वो भी ना कर सके, वो ये आम दुकानदार को कहते हैं कि वो फिल करे। अब तो ऐप और फिल कैसे करेगा? वो बाबू रखेगा, बहुत आसानी से हो सकता है। अब तो बहुत आसानी से नहीं सर, मैं बताता हूँ ये ओ सर दुकानदार, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। ये जो रिटर्न हमारी है ये इतनी टेक्निकल है, जब 12 रिटर्न ये फाइल करेगा उसको किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा। और अभी आपने कहा 18,000 से कम तनख्वाह नहीं हो सकती है, 2 लाख रुपए के अखराजात करके टैक्स मैंने देना नहीं है। ये कहते हैं हमने बड़े चोर को पकड़ना है, हमने उसको पकड़ना है जहां तक ये सारा सिस्टम जा रहा है। यानी हमने मैन्युफैक्चरर तक जाना है जो 10 ट्रक निकालता है और 2 लिखता है। ओ भाई खुदा का वास्ता, 41,000 लोगों को पकड़ने के लिए आप 48 लाख लोगों को मुसीबत में डालना चाह रहे हैं। आपका इंस्पेक्टर है जो फैक्ट्री के दरवाजे पे बैठा होता है, जो लिखता है 2 ट्रक। जब तक देखिए, मैं कहता हूं जितने मर्जी ऑर्डिनेंस हो जाए, जितने मर्जी मैं आपसे मैं चाहूंगा कि जो कराची चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद के सरबराह हैं मोहतरम जनाब अतीक मीर साहब, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अतीक मीर साहब, ये आपने गुफ्तगू बलोच साहब की एक बात मुकम्मल करना चाह रहा था, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अतीक मीर साहब, ये जो रास्ता निकालना है हुकूमत और ताजिरों के दरमियान, ये रास्ता आपके नजदीक कहाँ से निकलता नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत हद तक मामला हल हो सकता है। ऐसा कतई नहीं कि ये कोई ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना मुमकिन ना हो। मैं अभी जब हमने
वहाँ 2 रैलियां निकली थी इस्लामाबाद में, एक 7 तारीख और 9। तो 7 तारीख की रैली में मैं शरीक था, और जब मैंने मेंबर FBR से बात की, डॉक्टर अतीक गालिब उनका नाम, तो गुफ्तगू में उस आधे पौने घंटे की गुफ्तगू मैंने महसूस किया कि सिर्फ डायलॉग्स की बात है और थोड़ी सी रिलैक्सेशन की बात है, कुछ फिगर्स को ऊपर नीचे करने के मामलात हैं। इसका हल मौजूद है, इसमें कतई तौर पर डेडलॉक होना नहीं चाहिए, डेडलॉक होना नहीं चाहिए, इसका हल मौजूद है। बहुत पॉजिटिव बात की मोहतरम जनाब अतीक मीर साहब ने। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।